शराटेदार बारिश, गहरी रात, ऊपर तारीक आसमान पर बादलों की हैबतनाक गर्ज, बिजली की खौफजदा कर देने वाली चमक। यूँ लगता था जैसे कायनात इन्हीं चीज़ों में डल गई हो। पानी से तरबतर तारीक व वीरान सड़क पर एक मुनासिब रफ्तार से रवां दवां कार की हेडलाइट्स रोशन थी। वाइपर्स चल रहे थे, विंड स्क्रीन पर लकीरों और छींटों की तरह पानी गिर रहा था। अंदर स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स के मुंह से धुआं निकल रहा था। ये धुआं सिगार की वजह से था। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक था। इसने गर्म कोट और हैट पहन रखा था। हैट पहनना इसकी कमजोरी थी, वरना वो कोई गोरा न था, इंडियन था। जिस इलाके में सड़क से वो गुजर रहा था वो भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ता का हिगली नामी कस्बा था। दरिया हिगली के किनारे वाक़ होने के सबब इसका नाम यही पड़ गया था। सड़क के दाएं जानिब पटसन के कारखानों की चिमनियां वीरान पड़ी थी। इस धुआंधार और बरसते मौसम की अंधेरी रात में इस कार सवार की मंजिल कोई भी रही हो, मगर इस वक्त इसने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच रखे थे। सिगार इसके होंठों के बीच दबा हुआ था, जिसे कभी वो चाहता एक हाथ से निकालकर उंगलियों में दाब कर लहजा भर के लिए खुद कलामिया अंदाज में बड़बड़ाने लगता। यूँ लगता कि जैसे कार के साथ साथ इसके सोचते हुए जहन में भी कुछ चल रहा हो। उस रोज भी ऐसा ही घोर अंधेरा था। ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी जब नैनापुर इसरार तौर पर गायब हो गई थी। 4 हफ्ते बीत चुके थे। इस तारीख और भीगी हुई रात में वो अब भी इधर उधर कहीं किसी जगह पर मौजूद होगी, मगर जिंदगी की हरारत से महरूम, बेजान और सर्द किसी ऐसी जगह जहां इसके शोर सुंदर ने इसे छोड़ा था। इस तारीख रात और आसमान से बरसते हुए पानी ने इसे किसी तरह दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया था कि आज तक कोई भी इसके बारे में जान ना सका कि वो यकायक कहाँ गायब हो गई। सुंदरदास को यकीन था कि इसे कत्ल करके लाश गायब कर दी गई है। कई मरतबा सोचने के बावजूद वो अपने इस ख्याल को जहन से नहीं झटक सका कि कत्ल कर दिया गया है, ताहम इस यकीन के होते हुए भी वो इसे साबित नहीं कर सकता था। इस महकमे में मुलाजमत करते हुए इसे 15 साल का अरसा बीत चुका था, लेकिन वो इतना मुस्तरब भी कभी नहीं हुआ था और ना ही कभी किसी जुर्म को साबित करने के लिए इसने इतनी संजीदगी से सोचा था। माजी में अक्सर ऐसा हुआ था कि कभी कोई केस उलझ जाता तो वो फाइल दूसरे अफसरों के हवाले कर देता, लेकिन इस वक्त मामला कतई बरअक्स था। इस औरत की गुमशुदगी तो इसके दिमाग पर मुसल्लत होकर रह गई थी। इन 4 हफ्तों में कोई लम्हा ऐसा नहीं बीता था कि जब सुंदरदास ने इस ताल्लुक के मुतालिक सोचा ना हो। ये ख्यालात उसके जहन में जड़ें मजबूत कर चुका था कि इसे कत्ल कर दिया गया है और वो हर सूरत में इसे कत्ल साबित करने का तहिया कर चुका था। इसने कार रोक ली, इंजन बंद करके चंद लम्हों तक पानी की धारों को देखता रहा जो आसमान से बह रही थी। फिर इसने दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। गली अबूर करते हुए वो इस तरह शराबूर हो चुका था जैसे पानी में गहरा गोता लगा कर आया हो। सड़क पर पानी टखनों से ऊपर था। वो इसी तरह चलता हुआ नोचन थिएट्रिकल कंपनी के स्टेज वाले दरवाजे में दाखिल हो गया और कपड़े झड़कने लगा जो तर हो चुके थे। सर पर रखा हुआ फ्लैट हैट उतार कर इस तरह निचोड़ा जैसे कोई कपड़ा निचोड़ रहा हो। बाल सर से चिपके हुए थे। कुशादा पेशानी पर फिक्र और तशवीश की लकीरें नुमाया थी। वो ना तो इतना कम उम्र था कि उसे जवान कहा जा सकता और ना इसका शुमार बूढ़े लोगों में किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा का नजर आता था। सुता हुआ चेहरा देखकर इसकी कैफियत का अंदाजा होता था, जैसे वो कुछ करना चाह रहा हो लेकिन बेबसी ने जकड़ रखा हो। इस शहर में अभी तक थिएटर की रवायत बरकरार थी, मगर इसका क्लासिकल अदब से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। ये थिएटर ऐसा ही था जो लुच्चरबाजी, फश गीतों के साथ और यहाँ डांस और आवाज़ें कसने, कैट कॉलिंग पर मुश्तमिल होता है। तहम इन वाहियात से ड्रामों में भी समाजियत का कहीं भी दहल ना था। बाहर कैफ दरवाजे के अंदर खड़े थिएटर के एक मुलाजिम ने इसे छोटे से ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दी जहां मास्टर डिसोजा बैठकर पाइप पी रहा था। इसके करीब ही इसका एक बंगाली मुलाजिम मौजूद था। मास्टर डिसोजा तवीलुल कामत, कसरती बदन और चौड़े शानों का मालिक था। स्याह गुंगरियाले बाल और काली चमकती हुई आंखें, इन आंखों में सांप का सा सहर था। जब वो पलक झपके बगैर चंद लफ्जों तक किसी को मुसलसल देखता रहता तो वो बुरी तरह बदहवास हो जाता। सुंदरदास इससे अक्सर किसी अहम मसले पर सलाह मशवरा करने जरूर अदा करता, क्योंकि इसके मुताबिक मास्टर डिसोजा एक गुर्गबारा दीदा आदमी था। स्टेज भी एक दुनिया होती है, यहाँ वो हर किस्म के लोगों को आता जाता और इनके एतवार को बांधती हुई नजरों से देखता रहता। इनके मिजाज से भी वाकिफ होता रहता। बकौल अक्सरियत के इसने एक दुनिया देख रखी थी। कहने को क्रिश्चियन था, मगर मजहब से ज्यादा इसे इंसानियत का पैरोकार समझा जा सकता था, जबकि हकीकत भी यही थी कि हर मजहब इंसानियत का ही दर्ज देता है। इंस्पेक्टर सुंदरदास इसका वो एक पुराने केस के हवाले से भी दोस्त रह चुका था। थिएटर का स्टेज ड्रामा शो तकरीबन 1 घंटा पहले शुरू हो चुका था। इसमें मास्टर का किरदार था, लेकिन इसके प्रोग्राम में अभी कुछ वक्त बाकी था। वो जायका बदलने के लिए जादुई कमालात दिखाया करता, साथ ही छोटे मोटे रोल भी किया करता। सुंदरदास सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इसके लिबास और जूतों से निचड़ने वाला पानी फर्श पर बह रहा था। वो जहन में ऐसे अल्फाज तरतीब देने की कोशिश कर रहा था जिनके सहारे वो अपना माफी ज़मीर इस तरह वाज़े तौर पर बयान कर सके कि इसमें कोई जोल महसूस न हो।
मैं ऐसे कत्ल के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसे मुकम्मल तरीन जुर्म कहा जा सकता है और मैं इस जुर्म को साबित करना चाहता हूँ। बिलाहिर सुंदरदास ने अपने से लहजे में इसको बताया और मास्टर की तरफ देखने लगा। मास्टर डिसोजा ने सर को इस्बाती जुम्बश दी, जैसे सुने बगैर वो सब कुछ समझ गया हो। इसे समझने में मतलकन देर ना लगी कि सुंदर के कान में किसी कत्ल की वारदात की बिनक पड़ चुकी है और वो इससे मदद हासिल करने के लिए आया, मगर वो ये भी जानता था कि सुंदर अपनी जुबान से कभी इससे मदद करने को नहीं कहेगा। हमारा ख्याल है कि वो मर चुकी है, लेकिन सही सूरत हाल का इल्म नहीं। सुंदरदास ने इसके जवाब का इंतजार किए बगैर आगे बोला, मैं समझता हूँ कि इसे कत्ल कर दिया गया है। अगर वो वाकई मर चुकी है तो आज तक इसकी लाश भी दस्तयाब नहीं हो सकी। अगर लाश भी मिल जाए तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसे कत्ल का केस साबित कर सकें। अगर हम साबित करने में कामयाब हो जाए कि इसे कत्ल किया गया है तो ये साबित करना बेहद मुश्किल होगा कि इसे वाकई उसने कत्ल किया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि वो मर चुकी है, इसे कत्ल किया गया है और इसका कातिल वही है। मास्टर एक दफा फिर सर को इस्बाती जुम्बश देने लगा, जैसे कि इसका मतलब समझ गया हो। इसने खत्म होता हुआ सिगार ट्रे में मसल दिया और मेज पर रखे हुए बक्स में 2 ताज़ा सिगार निकालकर एक सुंदरदास की तरफ बढ़ाया। सुंदरदास ने सिगार ले लिया, लेकिन इसे सुलगाने के बजाय दांतों में चबाने लगा। मास्टर गहरी नजरों से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। इसकी हरकत इसकी अंदरूनी कैफियत की गुमाजी कर रही थी। बाहर क्या चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो दोबारा मोहतात लहजे में कहने लगा, वो 2 जनवरी की रात थी। ऐसी ही तूफानी बारिश थी। बिजली का निजाम दरम बरम होकर रह गया था। आधे घंटे तक पूरा शहर तारीकी में डूबा रहा। किसी मकान में लैंप की रोशनी और सड़कों पर कहीं कहीं गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा पूरी कायनात तारीकी में लिपटी हुई थी। ऐसी ही तारीख और तूफानी रात में वो मर गई। वो फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे इसके जहन में इस भयानक तूफानी रात का तस्वर भर आया हो। मास्टर डिसोजा ने एक बार फिर सर हिलाया, जैसे सुंदरदास की बातों से इसकी अंदरूनी जज्बात को पूरी तरह समझ रहा हो। सुंदरदास कुछ देर तक सिगार का कोना चबाता रहा, फिर दोबारा कहना शुरू हुआ। वो एक जवान और हसीन औरत थी जिसके होंठों पर हर वक्त मुस्कान खिलती रहती थी। 3 साल कबल इसकी शादी एक फिल्म एक्टर से हुई जिसे इंडस्ट्री में मरकजी हैसियत हासिल है, लेकिन इससे पहले वो मोहताज था। कभी किसी फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल मिल जाया करता तो 4 पैसे मिल जाते। आमतौर पर स्टूडियो में जूते छटखाता नजर आता। लड़की की हालत बेचैनी थी, इसकी आमदनी भी मामूली थी। वो बड़ी तंगी तुर्शी के दिन गुजार रही थी। इस दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने फौरन शादी कर ली। वो कहते हैं ना, औरत के दम से मर्द का नसीब खुलता है। इसकी भी किस्मत जागी। शादी के चंद ही दिनों बाद इसके शौहर को फिल्मों में अच्छे किरदार मिलना शुरू हो गए। यूँ कहना चाहिए कि अब किस्मत की देवी इन दोनों पर ही मेहरबान हो गई। इसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में सफ़े अव्वल का अदाकार समझा जाता है। दोनों हाथों से दौलत समेट रहा है। सुंदरदास खामोश होकर सिगार सुलगाने लगा। इसके हाथ में हल्का सा लर्जा साफ महसूस हो रहा था। सिगार के 2-3 कश लगाने के बाद वो अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, इसके मुतालिक वजाहत करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह लंबे कद और मुतनासिब जिस्म का मालिक है। चेहरे की रंगत तांबे जैसी है, आबदार मोतियों की तरह गैर मामूली सफ़ेद आंखों की चमक ऐसी इसरार भरी कि इससे मिलने वाली कोई भी औरत मुतासिर हो बगैर ना रह पाए। महज औरतों की पसंदीदगी की वजह से ही वो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मकबूल है। फिल्मी सनत से ताल्लुक रखने वाली बेशतर बड़ी एक्ट्रेस भी इसे पसंद करती हैं। इस वजह से भी इसे से ज्यादा फिल्मों में चांस मिल रहे हैं। खसूसन एक अदाकारा तो इस पर बहुत मेहरबान है। गो उम्र में वो इससे बहुत बड़ी है, लेकिन अपनी मकबूलियत और एहतियारात की बिना पर वो इसके लिए बहुत कुछ कर सकती है। मगर ये उस वक्त हो सकता है जब वो अपनी बीवी से निजात हासिल कर ले। तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझ चुके हो। वो अपनी बीवी से निजात हासिल करना चाहता है, लेकिन इसे तलाक नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास ऐसी कोई बुनियादी वजह नहीं जिसकी बिना पर वो ये कदम उठा सके। वह समझता है कि इसकी बीवी इसके पैरों की जंजीर बनी हुई है जो इसे अपने फन की इंतहा तक पहुंचने से रोक रही है। वो इसे अपने राह की रुकावट समझता है जो वजनी चट्टान की तरह जगह पर जमी हुई है। इसे अपनी बीवी से जरा भी मोहब्बत नहीं। वो इस कदर खुदगर्ज है कि इसे अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं। इसकी सोचों का महवर सिर्फ एक है कि किसी तरह अपनी बीवी से निजात हासिल कर पाए। वो इसे अक्सर कत्ल कर देने के बारे में सोचता है या चाहता है कि इसकी बीवी किसी तरह अचानक गायब हो जाए। और 1 माह पहले जब ऐसी ही तूफानी रात में पूरा शहर तारीकी में डूब गया तो वो लापता हो गई। सुंदरदास कहते कहते रुक गया। इसकी आवाज़ भर्रा आ गई। इनकी रिहाइश वाटिका ड्राइव से आगे 20 सन पर थी। ये जगह अगरचे इसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो ना थी, लेकिन सर्द दस्त में वो इससे ज़्यादा अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इसके अलावा यहाँ इसकी रिहाइश का एक मकसद ये भी था कि वो अपनी बीवी और सास को जो उनके साथ ही रहती थी अपने जानने वालों की नज़र से दूर रख सके। इसकी बीवी सही मानों में एक वफाशार औरत थी। जब वो काम पर होता तो वो घर की देखभाल करती। बाज़ औक़ात इसे रात भर जाग कर अपने शोहर का इंतजार करना पड़ता, जबकि वो खुद फैशनेबल जगहों पर ऐशो इशरत और निशात की महफिलें जमाए रहता। इसके जानने वालों में अक्सरियत इन लोगों की थी जिन्हें इल्म ही नहीं था कि वो शादीशुदा है। रातों रात इस तरह गायब रहने पर बीवी ने कभी शिकवा नहीं किया और ना ही किसी किस्म की रोक टोक की। इसे तो कभी अंदाजा ही ना हो सका कि वो इससे शादी करके पछता रहा है। वो एक सीधी सादी सी औरत थी और अपनी वफादारियां निभा रही थी। सुंदरदास रुक गया। सिगार का कश लेने के बाद पहले से ज्यादा भी मध्यम लहजे में बोलने लगा। शोहर की अदम मौजूदगी में वो पहाड़ी में सैर करने के लिए लंबी वॉक को निकल जाया करती या फिर अकेली फिल्म देखने चली जाया करती। इस रात यानी 2 जनवरी की रात जब इसकी माँ कहीं ब्रिज खेलने गई हुई थी और शोहर काम के सिलसिले में बाहर था,
वो अशोका थिएटर का शो देखने चलेगी। 8 बजे के करीब इसकी मां वापस आई और चंद सेकंड के बाद ही इसका शोहर भी पहुंच गया। शोहर को घर आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। बीवी ने इसे फोन किया, कई रोज से बारिश हो रही थी। हिगली की पूरी वादी सैलाब की जद में थी। सैलाब के रेले वाडिका बीच के एक पुल को बहा कर ले गए थे, जिसके साथ ही पुल पर मौजूद 12-13 अफराद भी लापता हो गए थे। कुछ इलाके महफूज रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से इसे घर आने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो थिएटर के सामने मुंतजिर खड़ी थी, वो खुद आए और उसको लेकर जाए। इसके शोहर ने फौरन ही वहां पहुंचने का वादा कर लिया। यूं वो कई रोज से अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करने की स्कीम में सोच रहा था। लिहाजा उस रात बीवी का फोन रेस्क्यू आते ही इसके जहन में फौरन ही एक तरकीब जन्म ले चुकी थी, जिस पर अमल करके वो अपना मकसद हासिल कर सकता था। हमारी मालूमात के मुताबिक इस रोज इस फिल्म एक्ट्रेस ने भी इससे वादा किया था कि अगर वो इसकी बात मान ले तो इसे आने वाली फिल्म में हीरो का किरदार लेकर देगी। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि एक्ट्रेस ने इसे कौन सी बात मनवानी चाहिए होगी। इसमें शुबा नहीं कि उस रात से पहले भी वो अपनी बीवी को कत्ल करने के बारे में सोचता रहा था और उस रात इसे वो सुनहरी मौका मिल गया। फोन रिसीव करने के बाद जब वो घर से निकला तो इस वक्त बिजली का निजाम फेल होने की वजह से पूरा शहर तारीकी में डूब चुका था। ये कहते हुए सुंदरदास खामोश हो गया और अपने अल्फाज में जोर पैदा करने के लिए आगे की तरफ झुककर मास्टर डिसोजा के घुटने पर उंगली मारता हुआ आगे बोला। पूरा शहर तारीकी की आगोश में था। ऐसे मौका पर जबकि बुलंद आवाज में बजने वाले म्यूजिक भी अचानक खामोश हो जाए, एक एक गोशा कब्र जैसी तारीकी और सन्नाटे में डूब जाए, तो इंसान अजीबो गरीब कैफियत महसूस करने लगता। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उस रात क्या वाक़या पेश आया था। वो ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहा, सिर्फ 45 मिनट बाद ही वापस आ गया, लेकिन अकेला। इसकी बीवी उसके साथ नहीं थी। इस वक्त बिजली का निजाम दुरुस्त भी नहीं हुआ था। इसके बयान के मुताबिक वो अपनी बीवी को तलाश नहीं कर सका। अशोका थिएटर के सामने कार रोककर वो बहुत देर तक इसकी जुस्तजू में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वो इसे कहीं भी ना मिली। इसका ख्याल था कि इसे कोई ना कोई टैक्सी मिल गई होगी, या जिस वक्त बिजली फेल हुई थी तो वो डर के मारे पैदल ही घर की तरफ चलती होगी। जब वो घर में दाखिल होगा तो वो पहले ही से वहां से मौजूद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घर नहीं पहुंची थी और अब इस आदमी ने बीवी की गुमशुदगी की इतला देते हुए अपनी राम कहानी सुनाई है कि तारीकी की वजह से वो इसे थिएटर के आसपास भी तलाश नहीं कर सका और इसके बाद अब तक वो लापता है। यूं इसकी कहानी सुनने के बाद हमने इसकी बीवी का हुलिया टीवी अखबारात हत्ता के सोशल मीडिया पर भी फैलाने का वादा किया। उस रात 20 अफराद बारिशी सैलाब में गुम और बह गए थे। इनमें कुछ तो जिंदा या मुर्दा दस्तयाब हो गए, लेकिन कुछ का अभी तक पता नहीं चला। हमारा यही ख्याल था कि इसकी बीवी का शुमार ऐसे ही लोगों में होगा जो अभी तक लापता है। इसकी बीवी की तलाश के सिलसिले में उस रात हमारी तफ्तीश महज सतही थी। ये सिर्फ चंद रोज पहले की बात है कि हम पूरी संजीदगी से मामले की छानबीन करने लगे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी है। नैना ऐसे गायब हुई है जैसे दुनिया में इसका कभी वजूद ही ना था। आधी रात के करीब इसका शोहर कार लेकर दोबारा घर चला गया। वो कई घंटों तक गायब रहा। सुबह का उजाला फैलने से कुछ पहले वापस लौटा तो इस वक्त भी बारिश हो रही थी। बिजली का निजाम दुरुस्त हो चुका था, लेकिन मौसम खतरनाक होने की वजह से गलियां और सड़कें सुनसान थी। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि किसी ने इसे या इसकी कार को कहीं देखा होगा। वो कहाँ कहाँ गया, क्या क्या करता रहा, कोई भी कुछ नहीं जानता। इसके बयान के मुताबिक वो नीम दीवानगी की कैफियत में अपनी बीवी की तलाश में सड़कों पर कार दौड़ाता रहा, जगह जगह रुक रुक कर इसका नाम लेकर पुकारता रहा। इस उम्मीद पर हर तरफ घूमता रहा कि शायद इसकी बीवी भटकती हुई मिल जाए, लेकिन इसकी तलाश का कोई मुस्बत नतीजा बरामद ना हुआ। मगर क्या तुम जानते हो कि हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? सुंदरदास खामोश होकर दोबारा मास्टर डिसोजा के घुटने पर उंगली मारने लगा, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, हमारा ख्याल है कि इसने अशोका थिएटर के सामने तारीकी में अपनी बीवी को तलाश कर लिया था और वो इसकी कार में बैठ गई थी। इस वक्त गौर तारीकी के सबब कोई भी ये नहीं देख सका था कि वहाँ कौन सी कार में कौन था और वहाँ से कार में कौन सवार हुआ था। बीवी को कार में बिठाने के बाद वो घर की तरफ रवाना हुआ। इसकी मौजूदगी से इसका दिमाग पूरी तरह सुलग रहा था और फिर अचानक जैसे बिल्कुल गैर इरादी तौर पर इसने कार एक गली की मोड़ पर रोक दी। इस वक्त तक बिजली नहीं आई थी। रात के चीखते हुए सन्नाटे में दूर दूर तक किसी का वजूद नहीं था। विंडशील्ड और खिड़की के शीशे पर पानी की चादर फैली हुई थी। इसने कार रोकने के बाद अचानक ही बीवी का गला दबोच लिया और इसकी मौत का यकीन कर लेने के बाद लाश को डिग्गी में बंद कर घर पहुंच गया। फिर इसकी गुमशुदगी की इतला दे दी। इसके बाद आधी रात के वक्त वो कार लेकर घर से निकला, जिसके बारे में इसका कहना है कि वो सड़कों पर अपनी बीवी को तलाश करता रहा, जबकि हकीकत यह है कि वो इस दौरान इसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता रहा। इसने लाश को किसी ऐसी जगह छुपा दिया जहां हम तलाश न कर सके। सुंदरदास के लहजे में तलही सी आ गई, जिससे मास्टर डिसोजा को ये अंदाजा लगाने में चंद मुश्किल पेश ना आई कि इस केस में इसकी दिलचस्पी महज फराइज की अदायगी के लिए नहीं बल्कि इसके जज्बात का भी कुछ अमल दखल है। हिगली के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो मास्टर कि ये कैसा इलाका है। सुंदरदास से तो मुतवज्जा करने के बाद दोबारा कहने लगा, ये एक वसी और पहाड़ी हिस्सा है जहाँ जगह जगह गार, खाइयाँ, दरिया, झीलें और मुनहदिम शुदा कानें बिखरी पड़ी हैं। यहाँ शहरी हदूद के अंदर भी किसी लाश को छुपाना कोई मुश्किल काम नहीं। फर्ज करो इसने पहले से कोई ऐसी जगह सोच रखी है। अगर ऐसा है तो इसकी लाश दरियाफ्त करना हमारे लिए किस कदर नामुमकिन हद तक मुश्किल और दुश्वार काम होगा।
वो कोई मौजज़ा ही होगा कि हम लाश तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल है कि हम इसकी लाश दरियाफ्त कर लेंगे। मास्टर ने पहली बार जुबान खोली, लेकिन मसला तो ये है कि लाश मिलने के बाद हम इसके शोहर का जुर्म साबित नहीं कर सकेंगे और वो मुजरिम होने के बावजूद आज़ादी से दंदनाता फिरेगा। सुंदरदास के लहजे में बेबसी थी। शायद ऐसा ना हो सके। तुम आई विटनेसेस को क्यों भूल जाते हो? मास्टर डिसोजा ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। आई विटनेसेस? सुंदरदास ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अफसोस के सानहे का कोई ऐनी शाहिद नहीं। हर कत्ल का एक ऐनी शाहिद जरूर होता है। मास्टर मुस्कुराया। काश। सुंदरदास गहरी सांस भरने लगा। अगर इस सानहे का कोई ऐनी शाहिद हुआ तो इस केस को हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। तुम्हारा यह कहना है कि हर कातिल का ऐनी शाहिद जरूर होता है। अगर सच है तो इस कातिल का भी कोई ना कोई होगा और वो फांसी के फंदे तक पहुंचने से नहीं बच सकेगा। हर कत्ल का एक ऐनी शाहिद जरूर होता है। मास्टर ने पहले से ज्यादा मुतासरकुन और पुरजोर लहजे में अपनी बात दोहराई। तुम क्यों भूल जाते हो इंस्पेक्टर के कातिल भी तो एक तरह का ऐनी शाहिद ही होता है, अपने ही जुर्म का। ये अलग बात है कि बाज़ हालात में किसी भी ऐनी शाहिद को जुबान खोलने पर इतनी आसानी से मादा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने जो सूरत हाल बताई है इसके तहत मुझे यकीन है कि हम इसे जुबान खोलने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले हम लाश दरियाफ्त करेंगे और मेरा ख्याल है कि वो शख्स जिसने यह हादसा अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इतनी शहादत फराहम कर देगा कि तुम कातिल को इस जुर्म की सजा दिलवा सको। सुंदरदास ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन खामोश हो गया। इसे मास्टर की अव्वल जिक्र मंतक की समझ नहीं आ रही थी। शायद मास्टर का मतलब वो अब तक समझ नहीं सका था, लेकिन इसकी अपनी कैफियत ये थी कि कुव्वत बर्दाश्त अब जवाब देती जा रही थी। उधर मास्टर अपनी बात जारी रखे हुए आगे कह रहा था। पहली बात तो यह है कि इसके शोहर सुभाष बंसल को फोन पर इतला दो कि तुम इसकी बीवी नैना की लाश शनाख्त के लिए इसे लेने आ रहे हो। अगर वो पूछे तो कहना इस सानहे का एक ऐनी शाहिद मौजूद है जो जानता है कि लाश कहाँ है। इसने कातिल को पहचान लिया था और इसके ताकुब करके ये मालूम कर लिया था कि कत्ल करने के बाद कातिल ने इसकी लाश कहाँ छुपाई थी। इससे ज्यादा कुछ बताने की इसे मुतलिक जरूरत नहीं, क्योंकि बेहतर होगा कि हमारे पहुंचने तक वो इसी मसले पर सोचता रहे। और अब मेरे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, मैं कुछ देर बाद तुमसे मिलूंगा। मास्टर ये कहता हुआ उठ गया। इंस्पेक्टर सुंदरदास भी ऐसी जगह पर आकर बैठ गया जहां से स्टेज का मंजर नजर आ रहा था। वो स्टेज मास्टर के महसूस हैरत अंगेज कमालात देखता रहा। आधी रात के करीब जब शो खत्म हुआ तो मास्टर ने ड्रेसिंग रूम में आकर लिबास तब्दील किया और थिएटर से निकलकर सुंदरदास की कार पर वो वसी इलाके की जानिब रवाना हो गए।